हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है। आप लोग का कोर्स एकेडमी चैनल स्वागत है। आज हम क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, मोशन चैप्टर। ठीक है, तो आज हम मोशन की गति के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए गति होता क्या है, ध्यान समझिए। यदि कोई वस्तु चल रहा है तो किस में कहलाएगा? गति में कहलाएगा। यदि कोई वस्तु मान लीजिए कि जैसे मैं हूँ रास्ते पे ऐसे चल रहा हूँ तो मैं किस में हूँ? गति में हूँ। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। गति के दो प्रकार के होते हैं, गति अवस्था है, विराम अवस्था। गति अवस्था किसे कहते हैं बच्चे? गति अवस्था किसे कहते हैं बताओ? गति अवस्था किसे कहते हैं? यदि कोई बॉडी समय के साथ क्या हो रही है? बदल रही है। समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो वो किस में कहलाएगी? गति अवस्था में। जैसे रोड पे कार चल रही है तो क्या होगी? गति अवस्था में। क्योंकि जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे कार की अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। विरामावस्था किसे कहते हैं? विरामावस्था। विरामावस्था उसे बच्चे कहते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो। जैसे मैं इस समय किस में हूँ? विरामावस्था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लेकिन मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मैं इस समय किस अवस्था में हूँ? विरामावस्था में। तो समय के साथ मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो तो मैं किस में कहलाऊंगा? विरामावस्था में। लेकिन वास्तव में गति और मोशन देखने वाले ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वास्तव में कौन गति है कौन है मोशन। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे, आप कोई व्यक्ति यदि मुझे देखेगा तो मैं तो इसमें विरामावस्था में हूँ, ठीक है। लेकिन यदि तुम मान लीजिए कि ये पृथ्वी क्या चल रही है? पृथ्वी क्या है? मोशन में, गति अवस्था में। तो मान लीजिए कि मैं पृथ्वी पे हूँ तो पृथ्वी पर से कोई व्यक्ति मुझे देखेगा तो मैं किस में हूँ? विरामावस्था में। लेकिन चंद्रमा पर से यदि कोई व्यक्ति देखेगा तो मैं किस में अवस्था में दिखूंगा? गति अवस्था में। क्योंकि पृथ्वी गति कर रहा है तो मैं पृथ्वी पे हूँ तो मैं किस अवस्था में हूँ? गति अवस्था में। तो देखने वाले ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि बस से आप यात्रा कर रहे हैं, बस में आप बैठे हैं, बस में आपके साथ कई आपके मित्र हैं, सभी लोग बस से जा रहे हैं। तो जो आपके मित्र बैठे हैं वो आपको देखेंगे तो किस में आप दिखेंगे? विरामावस्था में। लेकिन यदि बाहर से कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो आप किस में दिखेंगे? गति अवस्था में। तो ये वास्तव में गति और विरामावस्था देखने वाले ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। समझे हो? अब देखो बच्चे, हम पढ़ने वाले क्या? दूरी क्या होता है? तो देखो कोई व्यक्ति वस्तु के अपनाए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये रघौली है बच्चे, ये है घोसी, ठीक है। और रघौली से घोसी की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो ये बताओ कि जब रघौली से घोसी कोई चलेगा, मान लीजिए मोटरसाइकिल से जा रहा है तो कितनी दूरी तय कर रहा है? 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब कि रघौली से घोसी गए तो कितना दूरी तय किए? इस समय दूरी कितना तय किए? 5 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है ना? कोई व्यक्ति वस्तु जितना चलता है वो इसकी क्या कहलाती है? दूरी। रघौली से घोसी गए, मान लो ये रघौली आपकी है, पहला कंडीशन है। ये दूसरा आपका रघौली है बच्चा, और ये क्या है? घोसी है। और ये क्या है? ये ए स्थान आपका, ये आपका बी स्थान घोसी। रघौली घोसी पहुंच गए, घोसी से आप कहाँ पहुंच जा रहे हैं? मऊ, ठीक है। तो ये बताओ रघौली से घोसी की दूरी कितनी है? 5। घोसी से मऊ की दूरी कितनी है? 25। तो कुल अब पूछ दूँ इस समय दूरी आप कितना तय किए तब कितना बताओगे? 5 और 25 जोड़ दो, इस समय दूरी क्या आ गई बताओ? 5 + 25 कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा? कोई व्यक्ति वस्तु जितना चलता है, मान लीजिए मोटरसाइकिल से गया अगर रघौली घोसी तो कितना दूरी तय किया? 5 किलोमीटर। जितना चल रहा है वही दूरी होता है। रघौली से घोसी गया, घोसी से मऊ, तो यहाँ की दूरी बता दिए 5, आई घोसी से मऊ की 25, तो कुल कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि कोई व्यक्ति वस्तु, यदि व्यक्ति पैदल चल रहा है तो जितना पैदल चलेगा वह दूरी होगी। यदि मोटरसाइकिल से चलेगा तो जितना चलेगा मोटरसाइकिल से, तो जितना मोटरसाइकिल चले वही उसकी दूरी कहलाएगी। किसी भी साधन से चले वो जितना चलेगा वो इसकी क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। लेकिन दूरी का मात्रा क्या होता है बताओ? दूरी का मात्रा क्या होता है बच्चे? मीटर होता है। दूरी पर बात समझ में आई है ना? दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चे विस्थापन। विस्थापन क्या समझ लीजिए। तो देखिए विस्थापन क्या कहता है? दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दिशा पर डिपेंड नहीं करती है। दूरी एक अदिश राशि है, दिशा से विशा से मतलब नहीं है। यह भी इसका पॉइंट है।
तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी एक अदिश राशि, इसे दिशा इसमें दिशा होता ही नहीं है। अब हम बच्चे पढ़ने वाले विस्थापन। विस्थापन क्या कहलाता है बताओ? मान लो कोई गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो चीज पूछ दूँ, विस्थापन पूछ दूँ, तो देखो विस्थापन कहता है ये कि एक तुम प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस अवस्था में देखिए ये आपका है रघौली स्थान और ये आपका बच्चे क्या है? घोसी, ठीक है ना। ये बताओ कि रघौली से घोसी जाने के कितने रास्ते होते हैं? कई रास्ते होते हैं। जैसे मान लीजिए रघौली से आप कहाँ गए? रघौली से घोसी जाने के कई रास्ते, इस रास्ते से चले गए, ठीक है। मान लीजिए रघौली से घोसी आप इस रास्ते से चले जा रहे हैं, आपके रास्ते तो कई होंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि विस्थापन यहाँ निकालना तो इस रास्ते से नहीं मतलब है। शुरू में कहाँ हो? रघौली, अंत में कहाँ पहुँचे? घोसी। इन दोनों पॉइंट को सीधा मिला दीजिए तो इसमें विस्थापन कौन होगा? ये विस्थापन नहीं होगा, ये वाला विस्थापन नहीं होगा, ये दूरी होगी, ये दूरी होगी। विस्थापन कौन सा होगा? ये सबसे छोटा पार्ट। शुरू प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच ही दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो ये आपका विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। देखिए ये क्या है? दूरी है, क्या है? दूरी है। ये क्या है? दूरी है, लेकिन विस्थापन तो कहीं है ये वाला। रघौली से गए, बीच में मारपुर पड़ा, मारपुर से सीधे घोसी गए, ये वाला एकदम सीधा पाथ जो होगा वो क्या होगा? विस्थापन होगा। इसका मतलब समझ गए कि इसको बोलोगे इस रास्ते को तो ये भी दूरी कहलाएगा, ये दूरी कहलाएगा, ये दूरी कहलाएगा, लेकिन विस्थापन एक ही है, 60 पाथ, ठीक है ना। यदि यहाँ पूछ दूँ कि यहाँ पे विस्थापन बताओ, यहाँ पे विस्थापन निकालना है इस पहले कंडीशन में। देखो पहले कंडीशन में कैसे विस्थापन निकालोगे? देखो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो तो कितना आ रहा है? 5 किलोमीटर ना। हाँ, तो जब कोई व्यक्ति सीधा चलता है उस समय दूरी और विस्थापन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितना दूरी होगा उतना ही विस्थापन होगा। तो देखिए दूरी और विस्थापन आपस में क्या है? बराबर है। जब कोई व्यक्ति सीधा चले तब, बाकी कंडीशनों में बराबर नहीं होते हैं, हमेशा दूरी क्या होती है? विस्थापन से बड़ा ही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ पे विस्थापन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? हाँ, मिला दीजिए, ये सबसे यही वाला पाथ मिला दीजिए। शुरू में कहाँ है? रघौली, अंत में कहाँ पहुँचे? वो ये मिला दीजिए एकदम, ये विस्थापन होगा, ठीक है। बात समझ में आया ना? तो ये जो निकल के आया, ये जो निकल के आया यही क्या होगा? विस्थापन। ये ABC से मान लो AC, तो AC यहाँ पे क्या कहलाएगा? बोलो, विस्थापन। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, विस्थापन का मात्रक क्या था बताओ? विस्थापन का जो मात्रक होगा बच्चे क्या होगा? मीटर होगा। विस्थापन कैसी है? कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है बच्चे? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, ये शुरू और अंत के पॉइंट को मिलाए तो इसमें एक फिक्स दिशा है। दिशा है कि नहीं? फिक्स एकदम। देखो क्या एकदम फिक्स दिशा है। चलो इसे बताओ तो जल्दी खटाक दे बताना। ये पॉइंट है, हाई बी पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है बच्चे, ये बी पॉइंट है, ये आपका क्या है? सी पॉइंट है, ठीक है। कोई व्यक्ति लड़का ए से कहाँ तक जाता है? बी तक जाता है। ए से चलकर कहाँ तक जाता है? ए स्थान से चलकर कहाँ तक जाता है? बी स्थान तक। कितना दूरी तय करता है? 3 किलोमीटर। कितना दूरी करता है? 3 किलोमीटर, ठीक है। इस कंडीशन में तुम्हें क्या बताना है? दूरी बताना है। एक लड़का क्या होता है? ए से बी तक जाता है, 3 किलोमीटर तय करता है, और बी से सी स्थान तक जाता है, 4 किलोमीटर तय करता है। उस स्थान में क्या आपको बताना है? दूरी और विस्थापन। दो चीज़ निकालना है तुम लोग को, दूरी और विस्थापन निकालना है। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन हमें कैलकुलेट करना है। तीसरी कंडीशन देख लो, ये दूसरी कंडीशन है बच्चे। अब मान लीजिए तीसरी कंडीशन देखिए, ए स्थान है, बी स्थान। एक लड़का ए से कहाँ तक चल के गया? बी तक गया, फिर बी से कहाँ आ गया? वापस सी पर, ए पर वापस आ गया। ए से बी, ए से वापस आ गया।
तो अब इस कंडीशन में देखिए, पहले कंडीशन में हम निकालते हैं दूरी और विस्थापन। चलिए पहले के लिए दूरी क्या होगा बताओ। देखो यदि ए से बी तक गया तो कितना चला होगा, 3 किलोमीटर। चलिए विस्थापन निकालते हैं। तो विस्थापन निकालेंगे तो कितना होगा बच्चे, देखिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की क्या होती है दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की विस्थापन कहता है। शुरू में कहाँ था ए पे, अंत में कहाँ पहुँचा बी पे, इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए तो यही क्या होगा विस्थापन। तो विस्थापन इस समय कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए पहला का आंसर आ गया। दूसरा का आंसर निकालिए। इसका कोई व्यक्ति ए से बी गया, बी से सी पहुँच रहा है। तो लड़का ए से चलकर कहाँ पहुँच गया, सी स्थान पर। तो ए से बी तक गया तो कितना चला दूरी, 3, और फिर बी से सी तक गया तो कितना चला, 4। तो कुल टोटल दूरी कितना तय किया, 7 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन पूछ दूँ तो बच्चे, विस्थापन के लिए क्या कहता है, शुरू में कहाँ हो और अंत में कहाँ हो, इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए तो ये क्या निकल के आएगा, विस्थापन। तो ये बताओ 90 डिग्री है तो क्या होगा, कोण। तो AC विस्थापन का मान बताओ, AC कितना होगा, AC का जो मान होगा बच्चे, देखो इसका मान निकालोगे AC बराबर, तो कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC कोण है ना, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कोण कितना बच्चे, कोण का मान निकालोगे तो कोण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिख रहा है, 4। 4 का स्क्वायर कर दीजिए, आधार कितना दिख रहा है, 3। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका कोण निकल के कितना आएगा, 4 चौके 16, 3 तरीके 9, 16 9 कितना होता है, 25। इसका मतलब जो कोण निकल के आएगा अंडर रूट, जब कड़ी में कड़ी स्क्वायर हटाएंगे तो इसका कड़ी लेंगे ना, तो कितना आ गया, 5। AC का मान कितना आया हो, 5। बात समझ में आया। तो ये समय विस्थापन कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तीसरा कंडीशन देखिए बच्चों, तीसरे कंडीशन में क्या पढ़ेंगे, देखिए एक लड़का ए से बी गया, बी से क्या हो गया, सीधे वो उसी स्थान ए पर वापस आ गया। एक लड़का ए से बी गया, बी से स्थान पर वापस आ गया। इस स्थिति में बताओ दूरी कितना होगी। तो देखो ए से बी गया तो कितना चला, मान लीजिए कि इसकी हम दे दिए कि ये 3 किलोमीटर है, ए से बी तक की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। तो ए से बी गया, बी से ए वापस आया, ए तो बी के गया तो कितना चला, 3। और फिर बी से ए वापस आया तब कितना चला होगा, 3। हाँ, तो 3 3 6 किलोमीटर। अब ये बताइए कि दूरी तो 6 किलोमीटर हो गया, तो जब आप विस्थापन निकालेंगे तो क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन इस कंडीशन में देखो ए से बी गया, बी से ए आ गया। जब कोई चीज़ घूम फिर के अपनी जगह पर आ जाती है तो विस्थापन क्या आता है, 0 होता है। विस्थापन इस समय क्या होगा, 0। मान लीजिए कोई बॉडी ए पे है और ए से चलना स्टार्ट किया, ऐसे फिर घूम फिर के किस पे आ गया, ए स्थान पे। तो इस समय दूरी तो हाई सब कैलकुलेट करोगे, जिस रास्ते से जाएगा वो सब दूरी का लाएगा, लेकिन विस्थापन क्या होगा बच्चे, 0। तो इस कंडीशन में विस्थापन क्या होगा, 0। कोई बॉडी मान लीजिए ऊपर फेंक रहा हूँ, फिर अपनी जगह पर वापस आ गई, तो दूरी तो ऊपर गई, ऊपर नीचे आई, दूरी तय की, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, 0। कोई मान लीजिए कि देखिए विस्थापन 0 है, कोई बॉडी है वृत्ताकार चक्कर पर ए से घूमना स्टार्ट किया और ए पे घूम के क्या हो गई, कोई वस्तु ए से चलना स्टार्ट किया, घूम के ए पे वापस आ गई। इस समय विस्थापन क्या होगा इसका, 0। लेकिन दूरी एक चक्कर में कितना दूरी तय किया होगा, 2πr परिधि के बराबर। मान लीजिए 20 की त्रिज्या है तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2πr परिधि के बराबर। बात समझ में आया। देखो बच्चे चाल क्या होता है, चाल जिसे क्या कहते हैं, स्पीड होती। चाल क्या होती है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल को किससे दिखाते हैं, बी से दूरी को किससे दिखाते हैं, डी से समय को किससे दिखाते हैं, टी से। अर्थात दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, दूरी और समय के अनुपात को क्या कहेंगे बच्चे, हाँ दूरी। मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए आपका ये स्थान है रेघौली, ये आपका बच्चे है घोसी, यह स्थान है घोली, दूसरा घोसी, ठीक है। रेघौली से किलोमीटर की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। यहाँ पे जाने मान लीजिए टेम्पू से जा रहे हैं, टेम्पू से जाने में कितना समय लगा होगा, 15 मिनट। कितना लगा होगा, 15 मिनट। यदि आपसे हम पूछ दूं कि चाल बताओ, तो चाल कितना बताओगे, दूरी कितना तय किए, 5 किलोमीटर।
मीटर। और टेम्पू से जा रहे हो तो समय कितना लग रहा है 15 मिनट। तो जो मिनट दिया है 15 मिनट ना, मिनट को घंटा में बदलिए क्योंकि दूरी किलोमीटर में ले रहे हैं। तो मिनट बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, 15 चौके 60 1/4। तो यहाँ पे समय कितना आ गया, दूरी 5 किलोमीटर, समय क्या लिखेंगे 1/4। 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 4 निकल के क्या आएगा बच्चे, बस 5 लिखिए। तो ये 5 चौके 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब दूरी में समय का जब भाग करते हैं तो क्या निकल जाता है 4। अब औसत चाल क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है बच्चे कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, बोलो औसत चाल। औसत चाल की इंग्लिश क्या होती है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। इंग्लिश में लिखोगे तो देखो स्पीड को क्या देखा देगा, बी मतलब स्पीड चाल, और एवरेज का अक्षर ले लीजिए ये वाला ए बी से देखा जाए तो औसत चाल हो गया। कुल दूरी बटे d1 प्लस d2, इसमें कुल लगा समय t1 प्लस t2। बात समझ पा रहे हो ना, ये होता है औसत चाल कुल दूरी और कुल समय। मान लीजिए ये स्थान है, मान लीजिए बी स्थान है, मान लीजिए सी स्थान है। तो ये स्थान क्या होगा आपका रघौली, बी स्थान क्या होगा बोलो घोसी, और सी स्थान क्या होगा मऊ। तो ये बताइए रघौली से घोसी की दूरी मान लीजिए d1 कितना होगा बच्चे d1, और यहाँ समय कितना लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक समय t1, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है d2, क्या है बच्चे d2, ये पूरी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का समय क्या लगा होगा t2। तो कुल दूरी d1 प्लस d2 और कुल समय t1 प्लस t2। तो कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल होता है। अब देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या बच्चे बोलते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण होता क्या, देखिए त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण। परिभाषा कहता है कि वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय से भाग करना, यही क्या कहलाएगा त्वरण कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका रघौली है, यस था, ये क्या है बच्चे बी ये आपका क्या है घोसी है, ठीक है, बस समझ पा रहे हो ना। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ से आप चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे रास्ते से आप चल रहे हैं। तो मान लो कि यहाँ पे तुम्हारी कार है और इस कार की स्पीड यहाँ पे क्या है v1 है, और यहाँ पे स्पीड क्या है, इस कार की स्पीड v2 है, और यहाँ से यहाँ तक का समय कितना लगा है t, ठीक है। तो देखो क्या कहता है कि त्वरण निकालना है तो इस v1 v2 में से v1 को घटा कर समय से क्या कर दो भाग कर दो, आपका क्या निकल जाएगा त्वरण निकल जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। अब देखिए त्वरण धनात्मक भी होता है, त्वरण ऋणात्मक भी होता है, ठीक है ना। त्वरण धनात्मक भी होगा, त्वरण ऋणात्मक होगा। त्वरण धनात्मक कब होगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि स्पीड में वृद्धि हो रही है। पहले मान लीजिए कार की स्पीड, मान लीजिए ये कार है, देखो ये आपकी कार है, इसकी स्पीड v1 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड थी। अब बाद में इसकी स्पीड बढ़ गई, कितना बच्चे हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया रोड पाया, एकदम स्लेटर चाप के एकदम चला दिया, ठीक है। तो चला दिया तो मान लीजिए कितने सेकेंड में बढ़ा दिया स्पीड हो, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो समय दिया है, यहाँ से ए से बी तक का जो समय लगा 10 सेकेंड में लगा। तो ये बताओ कि उसके त्वरण कितना होगा। तो त्वरण निकालो बच्चे, त्वरण क्या होता है v2 माइनस v1/t। ये बताओ कि v1 कितना है, v2 कितना है 20, v1 कितना है 10, और समय कितना लगा 10। तो 20 में से 10 घटाओगे 10, आई देखो 10 काट दोगे, कितना त्वरण आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो त्वरण उत्पन्न आया है पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव त्वरण उत्पन्न आया ना बच्चे। तो इस यहाँ पे धनात्मक त्वरण उत्पन्न होगा। कौन त्वरण उत्पन्न होगा, धनात्मक। एक होता है मंदन त्वरण, क्या कहलाता है बच्चे मंदन त्वरण। मंदन त्वरण जानते हो किसे कहते हैं, मंदन त्वरण का दूसरा का नाम बताओ ऋणात्मक
ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण। मंदन त्वरण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण। ये ऋणात्मक त्वरण क्या होता है तो ध्यान समझो, इसी का उल्टा कर दो ना, इसी का आप क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। देखिए मान लीजिए इसी का उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे ये कार है, इसके यहाँ पे इसकी स्पीड, यहाँ पे इसकी स्पीड 10 थी, कार की स्पीड मान लीजिए 20 थी, आगे ब्रेकर वेकर आ गया, वहाँ पे ब्रेक मारा और उसकी स्पीड घट के बच्चे हो गई V2 कितनी हो गई? 10। ब्रेक आएगी तो कोई ब्रेकें मारेगा तो स्पीड घट में करेगी। अब इस यहाँ से यहाँ तक का समय मान लीजिए 10 सेकेंड लगा। अब यहाँ पे त्वरण निकालना है, तो यहाँ पे त्वरण निकालेंगे तो फार्मूला वही होता है V2 - V1/T। तो यहाँ पे लगाइए, तो चलिए लिखिए A बराबर V2। V2 कितना दिख रहा है? V2 कितना दिख रहा है? 10। अब V1 रखना है, तो V1 कितना दिख रहा है? 20। अब बटे नीचे लगते हैं समय कितना दिख रहा है? 10। तो 20 में से 10 जा -10 बटे 10, 10 से 10 भाग कर देंगे -1। तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिएगा, क्योंकि त्वरण का ये मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस आया, तो इसी माइनस को क्या कहते हैं? मंदन त्वरण है। यहाँ पे मंदन त्वरण उत्पन्न हो गया। यहाँ पे क्या त्वरण उत्पन्न हो गया? यहाँ पे कौन सा त्वरण उत्पन्न हो गया? हाँ, यहाँ पे त्वरण धनात्मक त्वरण उत्पन्न हो गया। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि आप जब गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो वहाँ पे कौन सा वेग में जैसे ही वृद्धि होगा वहाँ से कौन सा उत्पन्न हो जाएगा? धनात्मक त्वरण। जैसे ब्रेकर वेकर आ गया, स्पीड को जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे तो क्या होगी? स्पीड आपकी घटेगी, तो वहाँ कौन त्वरण उत्पन्न हो जाएगा? मंदन त्वरण। एक त्वरण जीरो भी होता है। कब त्वरण जीरो भी होता है? त्वरण 3 प्रकार के उत्पन्न होगा। एक धनात्मक त्वरण होगा, एक मंदन त्वरण, एक जीरो होगा। जीरो कब होगा? कोई समान वेलोसिटी से, मान लीजिए घड़ी से घोषी जा रहे हैं और घड़ी से घोषी जा रहे हैं, आपकी स्पीड हमेशा 20 है ना, 20 से आगे बढ़ रहे हैं ना 20 से कम, एकदम समान वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो वहाँ पे त्वरण पूछ दूँ तो क्या होगा? जीरो होगा। ये पहला कंडीशन हो गया बच्चे, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन जान लो, ये किसके लिए कंडीशन बताया? धनात्मक त्वरण के लिए कंडीशन था। धनात्मक त्वरण, यहाँ धनात्मक त्वरण उत्पन्न होगा। अब तीसरा आपको स्थिति बता रहा हूँ, क्या बच्चे बोलो? तीसरा क्या बताने वाला हूँ? त्वरण जब जीरो कब होगा? देखो जीरो कब होगा? तीसरा कंडीशन सुन लो। मान लो ये A से B तक जा रहे हो, ये आपकी रघौली है, ये घोसी है, और यहाँ पे आपकी जो स्पीड है, यहाँ पे जो आपकी स्पीड है 20 है, और B तक भी आप आपका B पे भी पहुँचे, घोसी भी पहुँचे, तो आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक। अब यहाँ पे त्वरण पूछ दूँ तो त्वरण बराबर फाइनल वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बटे समय होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का समय मान लीजिए 10 सेकेंड लगा होगा, तो नहीं 10 सेकेंड नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कुछ भी लगा होगा, मान लीजिए कि 10 मिनट ही लगा होगा। ठीक। तो 10 मिनट को घंटा में बदल दीजिएगा तो कितना होगा? 10 मिनट घंटा बदलेंगे 60 से भाग कर देंगे ना, 0 से 0 बटा 6 आएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या होगा? जीरो, और जीरो में 1/6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे बस यही समझाना था कि त्वरण क्या होता है? जीरो भी होता है, बस ये समझना था, त्वरण जीरो भी होता है। अब देखिए बच्चे, विस्थापन आप पढ़ ही चुके थे। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जीरो भी होगा, विस्थापन धनात्मक भी होगा, और विस्थापन ऋणात्मक भी होता है। तीनों कंडीशन होता है विस्थापन जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी होगा। तीनों कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है ना? लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। वेग क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है बच्चे? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है बोलो? वेग जो होता है बच्चे, विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन और समय के अनुपात को क्या बोल देंगे? वेग। विस्थापन और समय के अनुपात को क्या बोलेंगे? वेग।
विस्थापन में समय से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, वो क्या कहलाएगा, वेग। वेग कैसी एक राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसको दिखाते हैं, v बराबर यस अपान टी। औसत वेग क्या कहलाता है, औसत वेग, औसत वेग को क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग का फॉर्मूला क्या आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल, विस्थापन में कुल परिवर्तन बटे समय में कुल परिवर्तन के अनुपात को ही औसत वेग कहते हैं। चेंज इन मतलब S2 माइनस S1 अपन T2 माइनस T1, यही आपका क्या कहलाएगा, औसत वेग। विस्थापन में हुए कुल परिवर्तन, उसमें लगे समय में कुल परिवर्तन के अनुपात को क्या कह देंगे, औसत वेग कह देंगे। अब देखो बच्चे, तात क्षणिक वेग क्या कहलाता है, तो तात्क्षणिक वेग औसत वेग से ही मिलता है। बस क्या करिए कि आप जानते हैं कि औसत वेग का फार्मूला क्या होता है, समय में परिवर्तन और विस्थापन परिवर्तन बताइए, समय में परिवर्तन के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। इसी का हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टू 0 डेल्टा यस अपान डेल्टा टी। इसका मतलब समय 0 के करीब है। जब समय 0 के बहुत कम समय है तो विस्थापन भी क्या होगा, बहुत कम ही होगा। यदि मैं कहूँ कि आपके पास समय 1 घंटा है तो 1 घंटा में आप कहाँ से, यहाँ से गौली से घूम आएंगे। लेकिन कहूँ कि आपके पास 2 सेकेंड है तो 1 2 यहीं तक चल ही पाएंगे। मतलब कि समय जब सूक्ष्म हो गया तो विस्थापन भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो ये डी एस अपान डी टी क्या दिखाता है, सूक्ष्म समय में सूक्ष्म विस्थापन के अनुपात को ही क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग आ जाता है। अब देखिए बच्चे हम पढ़ने वाले हैं